नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उस रोज आंधी आई थी 16 दिसंबर की, वो मनहूस रात। उस विभत्स घटना की शिकार जरूर ज्योति हुई थी, जख्मी जरूर ज्योति हुई थी, लेकिन दर्द पूरे देश को हुआ था। आप पूछेंगे कि उस काली रात को फिर से जीने की आखिर जरूरत क्या है? जरूरत है, क्योंकि उसी काली रात के बाद तो आप और हम जागे थे। हमने इस देश की संसद को मजबूर किया कि वो रेप के लिए एक सख्त कानून लेकर आए, और ऐसा हुआ। और इसीलिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे साथ उस रात के एकमात्र चश्मदीद गवाह अवनींद्र पांडे मौजूद हैं। और अवनींद्र, मुझे ये एहसास है कि उन लम्हों को फिर से जीना आपके लिए कितना मुश्किल है, लेकिन उन्हीं लम्हों ने एक पूरे देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि इस देश में आखिर ऐसा क्या गलत हो रहा है जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। और इसीलिए मेरा पहला सवाल आपसे यही कि यहीं पर पिक्चर देखने उस दिन आए थे आप लोग? हाँ, जैसे कि संडे सैटरडे लोग अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं कुछ मूवीज़ और कुछ घूमने फिरने के लिए, वैसे ही हम लोग रेगुलर यहाँ पर आते थे और उस दिन भी आए थे। लाइफ ऑफ पाई पिक्चर देखी थी आपने अल्टीमेट? हाँ जी। पहले से सोचा था कि यही पिक्चर देखनी है? ऐसे मूड में आए थे? ऐसे मूड में आए थे और अचानक हमें वो टाइम सूट किया और हमने डिसाइड किया चलो देख लेते हैं। ज्योति ने चूज़ किया था कि लाइफ ऑफ पाई देखते हैं? हाँ, ज्योति की चॉइस थी ये। इसकी चॉइस थी कि ये पिक्चर देखते हैं। लेकिन पिक्चर ख़त्म होने के बाद जब हॉल से निकले और फिर घर के लिए रवाना होना था, उसके बाद ठीक यहीं से, इसी रास्ते से गुजर कर आगे बढ़े थे। आइए अवनींद्र। उस रात अवनींद्र के साथ ज्योति कुछ इसी तरह से यहाँ पर साकेत के इस मॉल के सामने ऑटो पर सवार हुई थी, लेकिन शायद दोनों को अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह की घटना घटने वाली है। बहुत अच्छा दिन था, एक अच्छी सी पिक्चर देखने के बाद दोनों बस घर के लिए रवाना हो रहे थे। कुछ इसी अंदाज में अवनींद्र और यहाँ पर ज्योति थी, बढ़ गए थे मुनिरका की तरफ। चलिए, उस रात और इस रात में एक ही फर्क है, और वो ये कि शायद बहुत ठंडी रात थी वो 16 दिसंबर की अवनींद्र, है ना? और रात के लगभग कितने बज रहे थे? रात के 8 बज रहे थे। 8 बजे के आसपास। 8 बजे के आसपास फिल्म देखकर साकेत मॉल से ऑटो में सवार होकर अवनींद्र और ज्योति इसी तरह से आगे बढ़ रहे थे। क्या बात क्या हुई? क्या आपने क्या फैसला लिया, कैसे घर लौट पहुंचना है? हमने कुछ ऑटोज़ ट्राई किए थे डायरेक्टली उनके घर तक के लिए, बट ऑटोज़ वालों ने मना किया कि वो कह रहे थे कि इतनी दूर हम सवारी नहीं बढ़ाते, हमारे घर जाने का टाइम होता है। और फाइनली हमने कहा कि ठीक है, जहाँ तक चल रहे हो वहाँ तक छोड़ देना। तो हम वहाँ पहुँचे। सो दैट हमारे माइंड में था कि हम वहाँ नेक्स्ट जाने के लिए हमें कुछ दूसरी कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम इसीलिए हमने मुनीरका तक के लिए हमने ऑटो किया था। मतलब पूरे सफ़र के लिए ऑटो नहीं मिला तो फिर मुनिरका के लिए फिर सोचा होगा वहाँ से जो भी तरीका होगा उससे घर लौटने की कोशिश करेंगे। कैसी थी ज्योति अवनींद्र? वो किस तरह की थी? उसे क्या पसंद था? उसको क्या अच्छा लगता है? मेरे फ्रेंड को ऐसे ही जैसे और लड़कियां होती हैं, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और नए नए कपड़े पहनने का शौक़ था, शूज़ का शौक़ था, और मूवीज़ और ये सारी चीज़ें जो कोई भी करता है जैसे तो हम लोगों के एज में, तो वो सारे शौक़ थे। यस। बहुत मुश्किल है, मुझे बार बार इस बात का एहसास हो रहा है, क्योंकि आपके लिए उन लम्हों को फिर से जीना। लेकिन यहाँ तक ज़रा सा भी कुछ ऐसे हिच मन में लगा था कि रात का टाइम है, कुछ ऐसा मन में ख्याल आया था, या ज्योति ने कुछ जिक्र किया हो? ऐसा कुछ नहीं? उस दिन कुछ ऐसा ख्याल हमने कभी भी ऐसे फेस नहीं किया था लोगों को, कि हम सोचते थे कि सारे हमारी तरह सोचते हैं, सारे अच्छे ही लोग हैं, कौन किसी को मारने के लिए आएगा, कौन क्या करेगा। तो नॉर्मली जैसे हम लोग कभी और जैसे जाते थे आते थे, तो ऐसे ही वो उस दिन भी हम लोगों ने डिसाइड किया था कि चलो वहाँ से चलते हैं और वहाँ से कोई और ऑप्शन मिल जाएगा हमें। तो कभी मन में ऐसा नहीं आया था कि हाँ कोई इस तरह से हमारे साथ कुछ हो सकता है। तब आपने सोचा भी नहीं होगा कि जैसा कि आप कह रहे हैं फेस वैल्यू पर हर किसी को लेते थे, कुछ ऐसे शातिर लोग भी घूम रहे होंगे जो इस खतरनाक चीज़ को अंजाम देंगे? कुछ और याद आ रहा होगी शाम जो बात हुई हो आपकी ज्योति से? उस शाम बहुत मेहनती थी वो, आपने
अक्सर बताया है कि वो रात में नौकरी करती थी। जैसे उनका वो खुद जॉब करती थी और अपनी पढ़ाई का सारा पैसा उन्होंने कभी भी घर से नहीं लिया। और ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए उनका डिसीजन था घर के बाहर जाना। और घर के बाहर जब आप जाते हैं तो उसमें रूम रेंट से लेके सारी जितनी भी सारी जो ज़रूरतें होती सारा अरेंजमेंट खुद ही करना होता है। तो वो सारा खुद ही करती थी और रात भर नौकरी करती थी, फिर सुबह पढ़ाई के लिए वो कॉलेज जाती थी। और उसमें भी उनकी मेडिकल फील्ड में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती हैं। हॉस्पिटल जाना होता है और प्रैक्टिकल्स होते हैं, लैब होती हैं। और उनकी लैब इस तरह से जैसे कि फिज़िकली उसमें काफ़ी वर्क होता है। और फिजियोथेरेपिस्ट को स्ट्रेस देना पेशेंट को, तो वो काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होता था उनका पर डे का। अवनींद्र, आप बता रहे थे बहुत दुबली पतली छोटी सी थी, तो बहुत प्रोटेक्टिव फील करते होंगे आप उसको लेकर। हाँ, और दुबली पतली जैसे कि वो काफ़ी स्लिम थी। अब स्लिम कहेंगे क्योंकि सभी वही लाइक करते हैं। और बालों को लेके काफ़ी उनका वो था कि हाँ मेरे बाल ऐसे कैसे दिखने चाहिए। हेयर मैंने तो वर्ड्स भी उन्हीं से मुझे सुनने को मिलते कि बॉन्डिंग करानी है, कलर कराने हैं हेयर्स को। तो उस दिन में उन्होंने 3 कलर्स में अपने स्ट्रीक कराए थे बालों में, अलग अलग रंगों की। तो मैं जब काफ़ी दिनों बाद उनसे मिला था तो मैंने यही सबसे पहले मैंने ये कहा था ये क्या है। तो सबसे पहले उनको देखा, मैंने लगा कि इतनी दुबली पतली कैसे हो गई। उन्होंने कहा कि ये तो आजकल मतलब इस फिगर के लिए तो लोग कितना वो कोशिश करते हैं। और कलर्स के लिए उन्होंने बोला कि ये तो मतलब अच्छे लग रहे हैं कि नहीं अच्छे लग रहे हैं। मैंने उनको कहा कि अच्छे लग रहे हैं। और मेरी तबीयत एक्चुअली उस दिन कुछ मतलब ख़राब थी, तो वो मुझे थोड़ा सा खुश करने के लिए कोई दिक्कत नहीं कैसे ऐसे बैठे हुए हो। और मुझे अजीब सा लग रहा था कुछ, मतलब मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ, कुछ अंदर से आपको लग रहा था कि कुछ कह सकते हैं कि मुझे अजीब सा लग रहा था। तो इसीलिए मैंने उनको जैसे मूवी जब हमारी ओवर होगी तो हम बाहर आए तो वहाँ पे जो डेकोरेशन थे उस टाइम 25 के लिए मैंने उनको बोला था कि थोड़ा बैठते हैं यहाँ वेट करते हैं, फिर उसके बाद चलता हूँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, घर से फ़ोन आ रहा है। और रिपीट काफ़ी मतलब कॉल आ रही थी उनके शायद घर से। तो उन्होंने बताया भी था कि वो शायद जल्दी आ जाएंगे कुछ काम करके, मतलब मूवी वगैरह देख के उन्होंने। तो लेकिन अब वो कॉल आ रही थी तो उनको कहा था कि मैं जल्दी मैं चलते हूँ घर पे ये हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो इसीलिए मैंने ऑटो जितने भी ट्राई किए वो सारे, क्योंकि उनको उस टाइम पे जब मूवी निकलने के बाद मूवी छूटने के बाद ढेर सारे लोग आते हैं और अब उस टाइम पे बड़ा मुश्किल हो जाता है ऑटो में मिलना। तो जितने भी मिल रहे थे वो उतनी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मना कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वहाँ से कुछ न कुछ तो मिल जाएगा। तो पहले मैंने कहा कि मैं छोड़ के आता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा वहाँ पे पता नहीं आपको मिले ना मिले। उस जगह पर भी जाने में आपके रोंगटे खड़े होते हैं। तो उस मॉल में आप नहीं जाते हैं? मैं मॉल में नहीं जाता, मैं कभी अब बस में नहीं चढ़ता। और शायद ये थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि कुछ होता है मतलब अजीब सा में। तो मैं अवॉइड करता हूँ अभी उस मॉल में नहीं जाता, क्योंकि मैं जहाँ रहता था मेरे घर के पास में वो मॉल था पहले। और बस में भी अगर मैं देखता हूँ तो मैं देखता हूँ अभी भी वैसे ही है। अभी भी ऑफिस की जो चार्टर्ड बसें हैं अभी भी लाइट नहीं चलाती वो, अभी भी उसमें आपको टेंटेड क्लास वाली मिल जाएंगी, अभी भी वो सवारियाँ बैठाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी वो क्या मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन लोगों के माइंड से रिमूव हो गया है कि वो लाइट जो कि रूल है कि लाइट जला के चलानी है बस, और उसमें एक गार्ड रहेगा। तो कहाँ है अभी मुझे नहीं दिखाई, एक भी गार्ड मुझे नहीं दिखाई था। अभी भी लाइटें बंद होकर चलाते हैं। साकेत मॉल से नेपसराय की ये दूरी लगभग 15-20 मिनट, ये पूरी दूरी किसी तरह से ऑटो में सवार होकर दोनों आगे बढ़ रहे थे। और यही फैसला हुआ कि ठीक है, मुनिरका स्टॉप तक ही सही इस ऑटो से चलते हैं, फिर आगे जो भी मिल जाए, ऑटो मिल जाए, बस मिल जाए, उससे घर तक पहुंचने की कोशिश करें। आपका घर उस दौरान यहीं कहीं आसपास था, लेकिन आपने कहा कि नहीं आप घर तक छोड़ो। हाँ, मेरा घर पास में ही था और मैंने कहा कि हाँ इतनी रात हो चुकी है तो मैं उनको एक छोड़ के आता हूँ। सो दैट ज्योति ने मना किया और उन्होंने कहा नहीं अब लेट हो गया है, मतलब आप अपना मतलब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा कि आराम करो। मैंने कहा नहीं है, मैं तो छोड़ के आता हूँ एटलीस्ट आप तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने कन्विंस किया कि मुझे चलने दो अपने साथ। तो मेरे मन में ये था कि उनको सेफली एटलीस्ट घर छोड़ के फिर मैं आ जाऊँगा वापस। अवनींद्र और ज्योति कुछ इस तरह से साकेत मॉल से निकलने
के बाद लगभग 15-20 मिनट की दूरी तय करने के बाद मुनिरका के बस स्टॉप की तरफ आगे बढ़ रहे थे। अब ऑटो वाले ने कहा था कि मुनिरका में ही छोड़ देगा, लेकिन इस बस स्टॉप पे इस बस स्टॉप पे रुक पाए थे आप? थोड़ी देर के लिए रुके थे, लेकिन हमें लगा यहाँ पे मतलब जैसे अभी भीड़ नहीं है तो यहाँ पे मैंने कहा कि नेक्स्ट स्टॉप पे रुकते हैं। तो शाम के इस पहर में लगभग 8:30 बज रहे थे। इस बस स्टॉप पर नहीं रुकने का फैसला किया अवनींद्र और ज्योति ने। उन्हें लगा कि ये बिल्कुल सुनसान है, कोई ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे थे, इसलिए मतलब ये मन में आपके लगातार था कि कहीं कुछ घटना ना घट जाए, मतलब संभल के चलना है, जहाँ भीड़ भाड़ हो वहीं पे चलना है। हाँ, ये तो इतना कंसर्न रहता है कि नाइट में थोड़ा सा जहाँ पे मतलब सिक्योरिटी का कंसर्न तो हमेशा रहता है कि जब उस बस स्टॉप पे आप रुके, लेकिन फिर आपने ऑटो आगे बढ़ाने का फैसला लिया, तो वो बस यहाँ से गुजरी थी सफ़ेद? एक वाइट कलर की बस गई थी और वही बस थी। अभी मैं अगर रिकॉल कर पाता हूँ तो वो वही बस वहाँ जाके वो सवारियों को बैठाने की ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे। आगे मुनिरका बस स्टॉप है, वही बस स्टॉप जहाँ पर वो बस पहले से खड़ी थी। जब आप और ज्योति वहाँ पर पहुँचे तो वो बस पहले से वहाँ खड़ी और वही 6 लोग उसमें बैठे थे। वो वहाँ पे काफ़ी जैसे वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि काफ़ी सवारियाँ आ रही हैं, वो आपस में वही उतर रहे थे, चढ़ रहे थे, क्योंकि उनका पहले से ही वो इस तरह से प्लानिंग ही थी कि वो किस तरह से दिखाएं कि यहाँ सवारियाँ। तो और एक लड़का इंसिस्ट करके हाथ खींच के कि चलो दीदी बैठ जाओ यहाँ पे, और जब शायद यही वजह थी कि मेरे मना करने के बाद भी मेरे फ्रेंड को लगा कि हाँ ये वाकई जाएगी, और कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था। ये उसी दोषी की बात हो रही है जो जुगनाई। तो बस स्टॉप पर, मुनिरका बस स्टॉप पर ये फैसला हुआ, ज्योति और अवनींद्र ने ये तय किया कि वो अब यहीं पर उतर जाएंगे। मुनिरका बस स्टॉप के यहाँ पे आपको लगा कि बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो ये सेफ होगा, और इसीलिए इस बस स्टॉप पे आप लोग करने वाले थे। ये बस पहले से लगी हुई थी? हाँ, ये तो मोहन यहाँ पे 50-60 लोग हमेशा रहते हैं। हाँ। तो मुझे लगा कि यहाँ पे हमें बस भी मिल जाएगी या कुछ भी ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे एटलीस्ट सेफ भी है ये। तो आप दोनों ने फैसला किया, तो पहुंच चुके थे साकेत मॉल से निकलकर, और ऑटो में सवार होकर लगभग ये 15-20 मिनट की दूरी तय करके मुनिरका के बस स्टॉप पे, जहां से इन्होंने तय किया कि अब ऑटो को यहां छोड़ देते हैं, आगे के लिए ऑटो मिल जाए, बस मिल जाए, कुछ भी, यहीं से अब आगे के लिए निकले। तो बस स्टॉप पर, मुनिरका बस स्टॉप पर ये फैसला हुआ, ज्योति और अवनींद्र ने ये तय किया कि वो अब यहीं पर उतर जाएंगे, और यहाँ से अगर बस मिल जाए तो बस। लेकिन ये बस देखिए, ये सफ़ेद बस इसी तरह की उस रात वहाँ पर मौजूद थी। जब अवनींद्र और ज्योति बस स्टॉप पर पहुँचे थे तो ये बस इस तरह की मौजूद थी, लेकिन अब आगे बढ़ने पर पता चलेगा कि वहाँ पर किस तरह की हरकत हो रही थी। बस में लोग मौजूद थे, क्या लगा बस को देखकर, क्या लगा आपको? बस को देख के मुझे कुछ सस्पेक्ट हुआ कि हाँ ये जाएगी कि नहीं जाएगी, और मेरी फ्रेंड ने कहा कि एक लड़का खड़ा था वहाँ पे, वो बार बार कह रहा था कि भैया चलो, और कहाँ जाना है आपको। मतलब बस में एक लड़का खड़ा था जो बार बार ये कह रहा था? 3-4 लोग एक्चुअली एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे थे कि बहुत सवारियाँ जा रही हैं और ये लेके जाएंगे, और आवाज़ लगा रहे थे जहाँ हम द्वारका मोड़ और द्वारका पालम मोड़ द्वारका के लिए। और एक लड़का इंसिस्ट कर रहा था मेरी फ्रेंड को कि दीदी चलो आपको हम छोड़ देंगे, और एक तरह से मतलब बस से 1-2 लोग नीचे आते थे, फिर 1-2 लोग चढ़ जाते थे, ये इल्यूजन क्रिएट कर रहे थे कि यात्री हैं। मतलब जो 6 आरोपी थे, बाद में कुछ इस तरह से एक लड़का वहाँ पर खड़ा था, और वो बाहर निकल के वो कह रहा था कि भैया दीदी आ जाओ, दीदी आ जाओ, और ये बाहर निकल के बुला रहा था बस, और एक तरह से हाथ पकड़ के हाँ चलो आपको हम लेके वहाँ छोड़ देंगे यहाँ पे। तो मैंने 2-3 बार मना किया, मतलब काफ़ी मैंने कि ये पता नहीं जाएगी नहीं जाएगी, रुक जाओ। तो अब उनको जल्दी हो रही थी, उन्होंने कहा कि नहीं हम ऐसे चल लेते हैं ये करके। तो फाइनली हम लोग चढ़ गए उसमें। जब तक लड़ाई हो रही थी हमारी, तब तक वो इंगेज से सारे, और फिर जैसे ही मुझे सर पे चोट लगी।